नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। आपने अभी तक 7 FLT सॉल्व कर ली होंगी। आज हम FLT 8 सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने सॉल्व नहीं की है तो जाकर के पहले उन्हें सॉल्व कर लीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि सैयद हैदर रजा के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। सैयद हैदर रजा का जन्म जबलपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 2015 में हुई। 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1996 में कालिदास सम्मान दिया गया था। ऑप्शन ए गलत है। सैयद हैदर रजा का जन्म जबलपुर में ना होकर मंडला जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु 2016 में हुई और कहाँ हुई? दिल्ली में। 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया था, यह सही है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1996 में कालिदास सम्मान दिया गया था, जी नहीं, यह कथन भी असत्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1993 में कालिदास सम्मान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही होगा कि 1, 2, 3, 4 कथन जो है यह सैयद हैदर रजा के संबंध में असत्य कथन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन नाट्य संघ तथा यवनिक नामक संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? जन नाट्य संघ और यवनिक नामक जो संस्था है इनकी स्थापना की थी नरहरि पटेल ने। ऑप्शन डी सही है। थर्ड क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चुनाव करें। क्या है कथन? धमोनी उर्स सागर जिले में लगता है, यानी कि जो धमोनी का मेला है वह सागर जिले में लगता है। धमोनी में मुस्लिम संत बालजती शाह की मजार है। यहाँ हर साल नवंबर दिसंबर माह में मेले का आयोजन किया जाता है। धमोनी में मुस्लिम संत मस्तान शाह अली की मजार है। कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो ऑप्शन सी जो है यह असत्य है। हर साल नवंबर दिसंबर में नहीं बल्कि मार्च अप्रैल माह में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो समारोह है इसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। नेक्स्ट है कि असत्य युग्म को पहचानिए। एक तरफ हमें जनजाति दी हुई है जबकि दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए नृत्य दिए गए हैं, तो हमें असत्य युग्म का चुनाव करना है। गोंड जनजाति के द्वारा लारूकाज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। भील जनजाति के द्वारा ए बालन टोर नहीं किया जाता बल्कि ए बालन टोर ये किया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा, जबकि सहरिया के द्वारा लहंगी किया जाता है और कोरकू के द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो सभी को अब तक पता हो चुका होगा कि भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। देखिए, अभी तक आप लोगों ने महात्मा गांधी पढ़ा होगा, लेकिन जो असल में भारत छोड़ो का नारा दिया था वह यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था और महात्मा गांधी के द्वारा उसको प्रचार प्रसार दिया गया था। ठीक, और MPPSC भी इसका आंसर यूसुफ मेहर अली मान चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध आक्रमणकारी तैमूर लंग ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? किसने आक्रमण किया था दिल्ली ने? तैमूर लंग ने। और किस सुल्तान के कार्यकाल में यह आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया था नासिरुद्दीन तुगलक के समय। कब किया था, कौन से सन में? तो वह किया था 1398 में। ठीक, अच्छा, तुगलक वंश की जो स्थापना है यह किसने की थी? तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वह की थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जिसे कि हम क्या कहते हैं, गाजी मलिक भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? सभा और समिति का महत्व घट गया था। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? उत्तर वैदिक काल की। क्या सभा और समिति का महत्व घट गया था? ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं दिया जा सकता था? यज्ञ बलि और पुरोहित की महत्ता बढ़ गई थी? उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। बिल्कुल जी हाँ, उपयुक्त तीनों ही कथन सत्य हैं। सभा और समिति का महत्व घट गया था, ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं दिया सकता था और यज्ञ बलि और पुरोहित की महत्ता क्या हो गई थी, यहाँ पर बढ़ गई थी। कर्मकांड जो है वो उत्तर वैदिक काल में कैसे हो गए थे? बढ़ गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाइयों को पदानुक्रम में लगाइए। क्या है दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक इकाई है उसमें से कौन सी सही है?
आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो सही है कि सूबा मिलकर के शिक बनता था और शिक परगना और गांव, यानी कि नहीं सॉरी, गांव मिलकर के परगना और परगना मिलकर के एक शिक और फिर सूबा बनता था, यानी कि ऑप्शन बी जो है यह सही है। ठीक। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है। तो संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हें ही हम मानते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की इस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी सागर या फिर अपर बेनगंगा, बाण सागर या फिर बावनथड़ी, इनमें से कौन सी परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। इनमें से जो अपर बेनगंगा परियोजना है इसे क्या कहते हैं, संजय सरोवर परियोजना। और मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार में बेनगंगा नदी पर निर्माणाधीन है यह अपर बेनगंगा परियोजना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 हमें युग्म या फिर ऑप्शंस दे रखे हैं जिनमें असत्य युग्म को हमें चुनना है। ठीक है। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ है, रायसेन में है, सही है। घाटी गांव अभ्यारण्य शिवपुरी में नहीं है, यह ग्वालियर में है, तो यही हमें जो है असत्य कथन मिल गया है। रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में है, और ओरछा अभ्यारण्य कहाँ है, यह निमाड़ी जिले में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। केवल उष्णकटिबंधीय, केवल मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या फिर शीतोष्ण जलवायु। तो जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और जिसका कारण क्या है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा, ऑप्शन सी सही होगा सर। नेक्स्ट है कि सीधी, सतना व रीवा जिले में कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। रीवा, सतना व सीधी में कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। कैमूर पर्वत, भांडेर, ग्वालियरगढ़ या फिर मेकाल, इनमें से ऑप्शन ए सही है। कैमूर पर्वत श्रेणी का विस्तार सीधी, सतना तथा रीवा में, जबकि छतरपुर, टीकमगढ़ जिले में भांडेर पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बावनथड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना, बावनथड़ी सिंचाई परियोजना कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो जो बावनथड़ी परियोजना है यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और कहाँ है यह बालाघाट जिले के गांव कुटवा में बावनथड़ी नदी पर क्या की गई है, निर्मित की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नो डाउट सभी को इसका आंसर पता होगा कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नहीं है। ठीक है। तो और भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहरों और जलीय मार्गों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमें क्या है, यहाँ पर असत्य युग्म का चुनाव करना है। ठीक है। कील नहर, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर, ठीक देखते हैं। सू नहर, सुप्रियर व ह्यूरॉन झील, और पनामा नहर अटलांटिक व प्रशांत महासागर, सुएज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर। देखिए जो कील नहर है यह इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर के मध्य नहीं है, यह है उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के मध्य। तो ऑप्शन ए ही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जबकि सू नहर सुप्रियर झील व ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, और पनामा नहर अटलांटिक व प्रशांत महासागर को, जबकि सुएज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा व कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। देखिए कांगड़ा व कुल्लू घाटी काफी पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है, और यह कहाँ है, महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय में, या फिर शिवालिक हिमालय में, या फिर हम कहेंगे ट्रांस हिमालय में, या फिर मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय में। ऑप्शन डी सही है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी मध्य हिमालय व फिर लघु हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के आयुक्त डॉक्टर श्री चंद्रमौली थे, सही है, चंद्रमौली थे। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, यह कथन भी सत्य है। भारत का लिंगानुपात 2011 में पिछले दशक यानी कि वर्ष 2011 की तुलना में 13 अधिक है।
जी नहीं, ऑप्शन सी जो है यह गलत है। ठीक। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता 16.25% का अंतर है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी जो है वह गलत आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। किस प्रकार की बात की जा रही? उष्णकटिबंधीय, यानी कि 3 जो ऑप्शन दे रखे होंगे ये कैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास या फिर शीत घास के स्थल होंगे, और एक जो है वह उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो लानोज कैसा है? लानोज जो है यही ऑप्शन सही है कि लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला में है, और कोलंबिया और वेनेजुएला में कैसी जलवायु? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो वहां पर पाए जाने वाले घास के मैदान कैसे हो जाएंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जबकि बेल्ट, स्टेपी और प्रेयरी ये जो हैं ये कहाँ होंगे? ये शीत कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक। प्रेयरी कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या फिर इंदौर? कहाँ है राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय? तो यह अधिकतर मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही है। तो यह भी कहाँ है? भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले उद्योग और वह कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उनके जिले के संबंध में हमें सुमेलित करना है यहाँ पर कूट को। तो कोको कोला जो प्लांट की स्थापना होशंगाबाद या फिर जो नर्मदापुरम अभी हाल ही में किया गया है जिले का नाम परिवर्तित करके, वहाँ की जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर जो बनाई जाती है यह बनाई जाती है मंडीदीप में, और रेलवे स्लीपर बनाने का काम होता है बुधनी सीहोर में, और छाता उद्योग जो है वह कहाँ पर है? महू, जो कि इंदौर की एक तहसील है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो यह ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कृषि संस्थानों में असंगत को बताइए, यानी कि यहाँ पे असत्य युग्म को हमें फिर से चुनना है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है वह बड़वानी में है। बिल्कुल जी हाँ, सही कथन है। मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान जबलपुर में है। जी नहीं, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान जबलपुर में ना होकर कहाँ है? भोपाल में है ये। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा हमारा। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। जी हाँ, बिल्कुल उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। उपरोक्त सभी कथन सुसंगत है? नहीं जी, उपरोक्त सभी कथन सुसंगत नहीं है, ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को अगस्त 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि वर्ष 2019 में जो भारत रत्न दिए गए हैं उनमें से मध्य प्रदेश से कौन संबंधित है? चंडिका दास, अमृतराव देशमुख, मालती जोशी, कृष्णकांत चतुर्वेदी, केशवराव मुसलगांवकर। बताइए कौन है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो यह है नानाजी देशमुख मध्य प्रदेश से संबंधित रह चुके हैं। क्यों रह चुके हैं मध्य प्रदेश संबंधित? क्योंकि ये महात्मा गांधी जो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं घोषित हैं? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं घोषित करता है? तो यह है अनुच्छेद 157। क्या क्या अहर्ताएं होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, और उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। ये सारी अहर्ताएं क्या है? अनुच्छेद 157 में दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नहीं रहा है? ऑप्शन ए श्री एच.एस. कामत, ऑप्शन बी श्री बीरबल, ऑप्शन सी श्री अवनी वैश्य, ऑप्शन डी श्री के.एफ. रुस्तम। ऑप्शन नंबर डी यह सही है कि ये मध्य प्रदेश के कभी भी मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। तो क्या रहे हैं? के.एफ. रुस्तम मध्य प्रदेश के द्वितीय पुलिस महानिरीक्षक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ है? भोपाल, मुरैना, धार या फिर बीना? जीवाणु खाद्य संयंत्र, तो जीवाणु खाद्य संयंत्र मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का सही अवरोही क्रम का मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ, फिर उससे कम साक्षरता, फिर उससे कम साक्षरता वाला जिला, तो कौन है इनमें से?
बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जबलपुर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, इसके बाद है इंदौर में, फिर भोपाल और फिर ग्वालियर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। कौन नहीं है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से, जो कि जिन्होंने कभी मुख्यमंत्री पद धारण नहीं किया है? क्या कैलाशनाथ काटजू हैं, भगवत दयाल शर्मा हैं, प्रकाश चंद्र सेठी हैं या फिर सुंदरलाल पटवा हैं? बताइए कौन है वे। सभी को पता होगा इसका आंसर ऑप्शन बी, भगवत दयाल शर्मा कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है और यह स्थापित किया गया था संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में। नेक्स्ट है कि प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है, यानी कि रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण, यानी कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? क्या जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके या फिर खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर? ऑप्शन बी सही है। प्रशीतन जो है, यानी कि हम जो रेफ्रिजरेशन का प्रयोग करते हैं, वह रेफ्रिजरेशन जो करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, यानी कि हम जिस नाम से कैल्सीफेरॉल को जानते हैं वह नाम क्या है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी? तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं और विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से सीधे ही प्राप्त हो जाता है, यानी कि यह हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है कि मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है, यानी कि गुणसूत्र जो संख्या है 21 की त्रिगुण सूत्रता किस प्रकार के सिंड्रोम या फिर बीमारी के लिए उत्तरदायी है? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए या फिर डाउन सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम के लिए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, यानी कि मानव गुणसूत्र में जो संख्या है वो कैसी हो जाएगी? 21 त्रिगुण सूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विकास इवोल्यूशन को किसने समझाया, यानी सबसे पहले जीव का जो विकास किस प्रकार होता है या किसने समझाया? सबसे पहले जो समझाया था वह समझाया था लैमार्क ने, और इनके द्वारा जो जीव विकास का सिद्धांत दिया गया था उसे हम लैमार्कवाद भी कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो अपनी फिलोसफी थी, ये फिलोसफी दी थी 1809 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, यानी कि पराश्रव्य या फिर अल्ट्रासोनिक ध्वनियां जिनकी आवृत्ति होती है कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 1,000 हर्ट्ज के बराबर? इनमें से ऑप्शन ए सही होगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनियां हैं यह अल्ट्रासोनिक या फिर पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं, जो कि मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं। तो मनुष्य को जो ध्वनियां सुनाई देती है उनकी आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। और पराश्रव्य ध्वनियां कौन सुन सकते हैं? कुछ जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, व्हेल, इनके द्वारा पराश्रव्य ध्वनियों को सुना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जी हाँ, सभी को पता होगा इसका उत्तर कि 1803 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1803 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लावनमान यानी कि फ्लोटिंग या फिर तैरता हुआ वनस्पति से युक्त अनूप यानी कि जंगल होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? भीतरकनिका, केबुल लामजाओ, केवलादेव या फिर सुल्तानपुर? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केबुल लामजाओ जो है यह कहाँ है? यह मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है और लोकटक झील का ही यह भाग है केबुल लामजाओ, जो कि झील पर तैरता हुआ वनस्पति उद्यान है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2019 से की जो रिपोर्ट के संबंध में ये आंकड़े दिए गए हैं। क्या आंकड़े दिए गए हैं कि 29 जुलाई
2019 को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर वर्ष 2018 में हुई बाघों की गणना के चौथे चक्र के आंकड़े जारी किए गए। हमें सही कथन बताना है इनमें से। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है एक। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 है, सही है। सबसे अधिक बाघ वाले 3 राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड, जी नहीं है। सबसे अधिक जो बाघ है 526, वह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इस रिपोर्ट में 3 बाघ अभ्यारण्य बक्सा, डाम्फा और पलामू में बाघों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार कौन कौन से श्रेणियों में प्राप्त हुए हैं? देखिए, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से 2 नोबेल सम्मान हैं उनको दिए गए हैं? एक तो भौतिकी के क्षेत्र से है और दूसरा रसायन के क्षेत्र से है। ठीक है, इनको जो रसायन के क्षेत्र से वह दिया गया है रेडियम की खोज के लिए। ओके, और इन्होंने जो रेडियम की खोज के लिए दिया गया था, ये दिया गया था भौतिकी के लिए। और जबकि रसायन के क्षेत्र में इनको दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था? वह दिया गया था रेडियम के शुद्धिकरण के लिए। ठीक, तो 2 शाखाओं में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, भौतिकी और रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नवाचार चैलेंज डेयर टू ड्रीम 2.0 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? इसरो, डीआरडीओ, आईसीएमआर या फिर यूजीसी? ऑप्शन बी सही है कि डीआरडीओ के द्वारा एक नवाचार चैलेंज डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू किया गया था। क्या है ये डेयर टू ड्रीम? एक ओपन चैलेंज है देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यानी कि उसको चलाने के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? तो यूजर के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है टर्मिनल का प्रयोग। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है कि ऐसे रोबोट जो अंग प्रत्यारोपण के काम आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, जो अंग प्रत्यारोपण के काम आते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं बताइए? ह्यूमनाइड रोबोट, ऑगमेंटिक, ऑटोनोमस या फिर मोबाइल स्फेरिकल रोबोट? तो ऐसे रोबोट को कहा जाता है ऑगमेंटिक रोबोट। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है इनका कार्यकाल ऑप्शन ए सही है। 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल वह पूर्ण माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, यानी कि निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से यदि हटाना हो तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? कौन हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से प्रधानमंत्री द्वारा या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? ऑप्शन सी सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, और निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर राष्ट्रपति हटाता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसका कार्यकाल कैसे हटाएंगे हम? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार हम हटा सकते हैं उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? यानी कि जो वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो किसे प्रस्तुत करता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर गृह मंत्री को? ये है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 7 पदेन सदस्य होते हैं, तो इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन बी जो है यह नहीं है कि विधि आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्य नहीं होता। 12 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित इसमें, और जो 7 पदेन सदस्य हैं वो हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष
और सातवां है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। ये 7 सदस्य हैं जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का जो गठन है अधिनियम 2013 है। कौन सा अधिनियम आया था 2013 में? तो वह अधिनियम आया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और इसी के तहत 2017 में हमने मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया। नेक्स्ट है कि भारत के CAG कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, लोक वित्त संरक्षण के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या फिर ऑप्शन डी कहता है कि उपयुक्त सभी के संरक्षण के रूप में। ऑप्शन बी सही है, लोक वित्त संरक्षण के रूप में CAG काम करते हैं। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? क्वेश्चन रिपीट है ये। तो ऑप्शन आपको पता है कि राष्ट्रपति ही को संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, नीति आयोग के जो कार्यकारी अधिकारी हैं यानी कि CEO हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि CEO नीति आयोग के कौन नियुक्त करता है? देखिए, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वह नियुक्ति की जाती है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वह स्थापना की गई थी 1 जनवरी सन 2015 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजातियों का समूह मूल रूप से आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से क्या है? यानी कि वो जो जिस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं करते हैं उनके द्वारा हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि मूल रूप से क्या है वो? तो हम कह सकते हैं कि वो शिकारी हैं, धनुष और कमान हाथ में लिए होते हैं। इसके बाद शिकारी और लड़ने के लिए हमेशा तत्पर, तो योद्धा हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि प्रकृति प्रेमी बेगा किस वृक्ष की पूजा करते हैं? देखिए, प्रकृति से काफी प्रेम करते हैं बेगा, और ये एक वृक्ष की पूजा करते हैं। वह वृक्ष है ऑप्शन सी, साज वृक्ष। देखिए, ऑप्शन ए पे साल लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, ये उनकी लैंग्वेज में कहते हैं साज वृक्ष। तो ऑप्शन सी सही है। और ये मानते हैं कि जो साज वृक्ष है इसमें दूल्हा देव और बूढ़ा देव जो है निवास करते हैं, उनके देवी देवता हैं वो निवास करते हैं साज वृक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरण सागर में है और इसका संबंध किस काल से है? देखिए, इसका संबंध किस काल से है? मध्य पाषाण काल, महापाषाण, नव पाषाण या फिर पुरा पाषाण? तो ऑप्शन सी सही है कि एरण सागर में है। यह नव पाषाण काल से संबंधित है, और इस यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो भानुगुप्त का अभिलेख हम जिसको कहते हैं, और 510 ईस्वी का उसमें जिक्र किया गया है। तो नव पाषाण काल से संबंधित हो गया एरण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता इनमें से कौन है? मास्टर लाल सिंह, गंजन सिंह कोरकू, लक्ष्मी नारायण संथाल, लाखन सिंह कोरकू। बताइए कौन है? सबसे चिर परिचित नाम जो है वो है गंजन सिंह कोरकू, और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुआ था घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। कब हुआ था? वर्ष 1930 में। ठीक है। और जो गंजन सिंह कोरकू के जो सहयोगी थे वो थे विष्णु सिंह। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई कौन है? प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है? आला गायन गाती हैं, विरह गायन, पंडवानी या फिर घोटुल? सभी को पता होगा ऑप्शन सी, पंडवानी गायन से तीजन बाई का संबंध रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसुखा लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा लोक नाट्य? मनसुखा। बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड या फिर मालवा? ऑप्शन सी सही है। बघेलखंड से मनसुखा एक लोक प्रहसन है, और ये जो लोक नाट्य है ये क्या है? बघेली भाषा में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। 3 कथन यहाँ पर असत्य हैं और 1 कथन सही होगा। देखते हैं क्या सही है। चरण पादुका मेला दमोह में लगता है।
चरण पादुका मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है। इस मेले को जल विहार मेला भी कहते हैं। तो क्या कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी सही है कि चरण पादुका का जो मेला है यह मकर संक्रांति के दिन लगता है। लेकिन ये दमोह में नहीं लगता, कहाँ लगता है? ये छतरपुर में लगता है। ठीक है, और इसे जल बिहारी का मेला नहीं कहते, इसे चरण पादुका मेला ही कहा जाता है। हालांकि जल बिहारी का जो मेला है वह भी छतरपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मांडू में स्थित है? असरफी महल, रूपमती महल, जहाज महल। सभी को पता होगा उपरोक्त सभी कथन जो सभी महल हैं ये कहाँ हैं? मांडू में है। नेक्स्ट है कि कैसा छंद बना देती है? एक रचना है, क्या रचना है? कैसा छंद बना देती है, और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कैसा छंद बना देती है यह रचना है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हैं? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं एक भारतीय आत्मा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी खोज कब की गई थी? तो इनकी खोज की गई थी वर्ष 1957 में। तब तक इस क्षेत्र से क्या थे? हम सभी अनजान थे। मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश जो गठन हुआ था वह गठन हुआ था 1956 में, जिसके एक साल बाद हमने भीमबेटका गुफाओं की खोज कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा कब प्रदान किया गया था? देखिए जो ABC कैटेगरी डिवाइड की गई थी इनमें से विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में रखा गया था। तो यह किस दिन रखा गया था? यह रखा गया था 1 जनवरी सन 1950 को। ठीक, और 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश के गठन के समय से किस में सम्मिलित कर लिया गया था? पार्ट बी में किया गया था। लेकिन 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को किस में शामिल किया गया? पार्ट सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, या फिर रीवा पन्ना का पठार। देखिए ऑप्शन नंबर जो है बी यह सही है कि बघेलखंड का पठार इनमें से सबसे छोटा पठार है। क्यों छोटा पठार है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, उसका केवल 7% भाग ही अपने अंदर समाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो यह पचमढ़ी है जो है महादेव पहाड़ी पर। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, कहाँ है? अच्छा, पचमढ़ी कहाँ है? यह नर्मदापुरम जो जिला है उसकी पिपरिया तहसील है, वहां पर पचमढ़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी, या फिर उत्तर पूर्वी भाग। देखिए मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में क्या होती है? यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी यानी कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये वाले पोर्शन में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सूची दी हुई है, उसे सुमेलित करना है। एक तरफ हमें दी हुई है फसल और दूसरी तरफ दी हुई है मृदा या फिर मिट्टी, कि किस प्रकार की फसल के लिए कौन सी मृदा अत्यधिक उपयुक्त है। कपास एवं सोयाबीन के लिए नो डाउट सभी को पता होगा काली मृदा जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। धान एवं गन्ने के लिए जो मृदा है वह मृदा होती है लाल पीली मृदा। और कॉफी तथा चाय के लिए सभी को पता होगा लेटराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। और जबकि सरसों एवं राई की खेती के लिए जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? नर्मदा और ताप्ती दो नदियों की बात की गई है और ये ज्वार नद बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और ज्वार नद को एस्चुरी भी कहा जाता है। ठीक, और नर्मदा और ताप्ती जो है यह पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई है? देखिए मध्य प्रदेश की जो पहली व्हाइट टाइगर सफारी है वो 2016 में सतना जिले के कहाँ
मुकुंदपुर में, ऑप्शन सी होगा कि सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित की गई है और इस व्हाइट टाइगर सफारी का नाम है वो है मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबलपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु जलापूर्ति किस नदी से होती है, यानी कि जबलपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु जल की आपूर्ति किस नदी से प्राप्त होती है, किस नदी द्वारा की जाती है? यह की जाती है बरगी नदी के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? किस प्रकार के पर्वत की बात कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार, यानी कि जो पर्वतों के मध्य हो। तो दक्कन, मालवा, तिब्बत या फिर धौलाघर, इनमें से कौन जो है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है तिब्बत। जो पठार है वह किस प्रकार का पठार है? अंतर पर्वतीय पठार है। क्यों पठार अंतर पर्वतीय है? क्योंकि चारों ओर से पहाड़ों द्वारा, पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है और इसी के जैसे कुछ अंतर पर्वतीय जो पठार हैं, जैसे मैक्सिको का पठार, बोलिविया का पठार या फिर एशिया माइनर का पठार, अंतर पर्वतीय पठार के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व जैसे कि कुकर में लगा होता है सेफ्टी वाल्व, ऐसे ही उस पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व होता है ज्वालामुखी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक युग्म इनमें से असुमेलित है, तो कौन है वह? तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। जी हाँ, महाराष्ट्र में है। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य मणिपुर में नहीं है, ये है तेलंगाना राज्य में है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। जी हाँ, और मधुमिलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडरमा हजारीबाग से किस खनिज की प्राप्ति होती है? कोडरमा हजारीबाग से किस खनिज की प्राप्ति होती है? जस्ता, मैग्नेजाइट, बॉक्साइट या फिर अभ्रक? ऑप्शन सी सही है। बॉक्साइट की प्राप्ति होती है कोडरमा हजारीबाग से। और कोडरमा हजारीबाग कहाँ है? तो ये जो है प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं कहाँ के? झारखंड राज्य के। ठीक। नेक्स्ट है कि जब केंद्र में दाब अधिक होता है, यानी कि सेंटर में प्रेशर अधिक होता है, तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चल रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आपको ये पता होगा कि जब केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जब दाब कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे चक्रवात कहा जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा पूछा जा रहा है कि केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं, उसे हम कहेंगे प्रति चक्रवात, यानी चक्रवात का उल्टा होगा। जहां चक्रवात क्या काम करता है कि वर्षा लेकर के आते हैं, वहीं प्रति चक्रवात किस प्रकार का? खुला या फिर साफ मौसम का निर्माण करते हैं ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं जिनमें से कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, हमें चुनना है कौन है इनमें से जो कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। जस्टिस एनडी ओझा, पीबी दीक्षित, जीडी दीक्षित या फिर जीपी सिंह। काफी कठिन स्तर का प्रश्न है, तो ऑप्शन सी जो है यह है जस्टिस जीडी दीक्षित। ये मध्य प्रदेश के कभी भी कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है, उन्हें कभी राज्यपाल बनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। जो शेष तीनों हैं ये मध्य प्रदेश के क्या हुए हैं? कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, एनडी ओझा, पीवी दीक्षित और जीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कैलाश चंद्र जोशी। ऑप्शन सी सही है, सभी को पता होगा हालांकि ये आंसर। और ये जो चुने गए थे विधानसभा में जनता पार्टी की तरफ से 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और इन्होंने क्या हुआ था कि 1978 में ही एक साल के बाद ही मुख्यमंत्री पद से कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से क्या कर दिया था? अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? काफी अच्छी योजना है ये, वानिकी, उद्यानिकी या फिर कृषि उत्पादन या फिर संवर्धन। तो कल्पतरु योजना का संबंध उद्यानिकी से है, हॉर्टिकल्चर से। ठीक, और यह योजना जो है स्थापित या फिर शुरुआत की गई थी इसकी 1995-96 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया गया है? नीमच, रतलाम, मंदसौर या फिर खंडवा, इनमें से कौन से जिले में अंगूर अनुसंधान केंद्र है? तो ऑप्शन जो है बी सही है। अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में एल्कलाइड कारखाना स्थापित किया गया है? तो जो एल्कलाइड कारखाना या फिर एल्कलाइड फैक्ट्री स्थापित की गई है, यह स्थापित की गई है नीमच में। ऑप्शन ए सही है। ठीक, और इसे जो स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी वह 1933 में की गई थी, और इस फैक्ट्री से जो उत्पादन है एल्कलाइन पदार्थों का वह 1 अप्रैल सन 1935 से प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? ठीक है, हमें शहरी लिंगानुपात बताना है मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। 1920, 1918, 1919 या फिर 1936। तो जो शहरी लिंगानुपात है यह है 1918। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या है, कौन है? डिंडोरी है, ऑप्शन ए। और यहाँ पर 95.4% तक क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट है कि असत्य युग्म को चुनिए। हमें यहाँ पर क्या करना है, 4 युग्म दे रखे हैं, इनमें से एक गलत युग्म को चुनना है। तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित थी। जी हाँ, स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है यह जनसंख्या नीति से था। दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान से थी। जी हाँ, महान लोबिस समिति जो है भुगतान संतुलन से नहीं थी, ये थी राष्ट्रीय आय से संबंधित थी, महान लोबिस समिति। तो आंसर यही हो जाएगा। और नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार से संबंधित थी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, बताना है। 1 अप्रैल 1942, 6 अप्रैल 1948, 30 अप्रैल 1958 या फिर 1 जनवरी 1951 को। तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा हमने कर दी थी 1948 में, 6 अप्रैल सन 1948 को माना जाता है। ठीक, ये भारत की बात की गई है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की बात 1948 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? यानी कि कौन सा एक कर राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाएगा या फिर संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? ठीक है, नहीं पे ध्यान देना विशेष प्रकार से। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि हम नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न को इस प्रकार समझ बैठते हैं कि संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली की जाती है और जल्दबाजी में आंसर को गलत कर देते हैं। तो इसमें से कृषि भूमि पर जो आय है इस पर राज्य सरकार कर वसूलती है, क्योंकि कृषि भूमि जो है वह हमारे राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण या फिर उपचयन है, मतलब इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया, नाइट्रोजन से क्रिया, ऑक्सीजन की हानि या फिर नाइट्रोजन की हानि, क्या होता है ऑक्सीजन की क्रिया में? तो ऑक्सीकरण नाम से ही स्पष्ट है कि ऑक्सीजन से क्रिया होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया, उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण क्रिया होगी। ठीक। नेक्स्ट है कि कीटों का अध्ययन कहलाता है कौन सी शाखा के अंतर्गत? हम विज्ञान की जो अध्ययन की शाखाएं हैं इनमें से कौन सी शाखा में कीटों का अध्ययन करते हैं? एंटोमोलॉजी, ऑप्शन ए ही सही है। एंटोमोलॉजी के तहत हम क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु भार है, यानी किसी भी जो पदार्थ है उसका परमाणु भार प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। बिल्कुल सही है, 86 में आपका बी आंसर हो जाएगा। यानी कि परमाणु में जो प्रोटॉनों की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है ये भारत में 1986, ऑप्शन भी सही है, 1986 में पर्यावरण को सुरक्षित तथा संरक्षित करने के लिए और संवर्धित करने के लिए पर्यावरण
संरक्षित अधिनियम 1986 पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सभी को पता होगा सबसे अधिक स्थिर या फिर स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वह है सागरीय पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर नहीं पे हमें ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत क्षरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। यह जो संबंध है इसका क्योटो प्रोटोकॉल का, वह संबंध है कार्बन से, ठीक है, यानी कि वैश्विक तापमान से संबंधित है इसका, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल। और यह जो लाया गया था जापान में 11 दिसंबर सन 1997 को क्योटो शहर के माध्यम से, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? फिर नहीं पे हमें ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? ठीक है, तो कौन एक है इनमें से जो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? वह है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। PAN, स्मॉग और ओजोन ये जो है द्वितीयक प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषक है। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया है? अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो जो अनिरुद्ध जगन्नाथ थे यह कहाँ के? मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद है कि मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? जो मैराथन दौड़ कराई जाती है इसमें कितनी दूरी तक दौड़ते हैं? तो इसमें दौड़ा जाता है 42.195 किलोमीटर, 42.195। ऑप्शन सी सही है। देखिए डी ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है? 42.915। देखिए आपको पॉइंट के बाद की संख्या भी इसमें याद रखना है। 42.195 जो है मैराथन दौड़ की कुल दूरी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पुरस्कार दे रखे हैं एक तरफ, और एक तरफ उनसे संबंधित राशि, यानी कि उस पुरस्कार में कितनी राशि खिलाड़ी को प्रदान की जाती है, या फिर कोई प्रशिक्षक संबंधित है तो उसे कितनी राशि हम देते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित जो है भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये, तो इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है यह राशि है 15 लाख रुपए, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि वह भी 15 लाख है, और एकलव्य पुरस्कार की जो राशि है वह 1 लाख रुपए है, ठीक। तो इनमें से आप जो सी ऑप्शन को सही कर सकते हैं, 3, 1, 4, 2। ओके। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित पुरस्कार में कौन सा स्थापित किया गया था? कौन से वर्ष की बात की जा रही है? 1986 और 87 में तानसेन पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार या फिर कबीर पुरस्कार, कौन सा एक पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी कबीर पुरस्कार की स्थापना। ऑप्शन डी सही है। और कबीर पुरस्कार जो दिया जाता है यह दिया जाता है कविताओं के सृजन के लिए, ठीक। नेक्स्ट है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम यह है जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या फिर भोपाल। कहाँ है कैप्टन रूप सिंह? तो यह है ग्वालियर में है। ऑप्शन बी सही है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। ओके। और कैप्टन रूप सिंह कौन थे? तो ये थे हॉकी खिलाड़ी थे, और जो स्वयं जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके छोटे भाई थे कैप्टन रूप सिंह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? किसके द्वारा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के द्वारा कौन से सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है? यह विकास किया गया है अनुपम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTML का पूरा रूप क्या है? HTML, तो HTML का जो पूरा रूप है वह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है यानी कि भेजता है। दोनों ही कथन सही हैं कि प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है तथा प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त जो अनुरोध है या रिक्वेस्ट की गई है उसे आगे फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट है कि अवीरा, वायरोबॉट या फिर लावा सॉफ्ट क्या है। यहाँ पे कॉमा होना चाहिए कि अवीरा, वायरोबॉट और लावा सॉफ्ट क्या है। वेब ब्राउजर, वायरस, एंटीवायरस या फिर एक प्रकार के सर्च इंजन। देखिए अवीरा, वायरोबॉट या फिर लावा सॉफ्ट एक प्रकार के एंटीवायरस हैं और कैसे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एंटीवायरस हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पर हमें सूची 1 और 2 दी गई है। यहाँ पर कुछ वॉइस असिस्टेंट दिए हुए हैं और यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट के साथ में दूसरी तरफ उनकी कंपनी की स्थापना किसने की है, यानी कि कौन सा वॉइस असिस्टेंट किस कंपनी का है। ठीक है, श्री सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस है, एप्पल कंपनी का। इको अमेजन का है और नेस्ट जो है वह किसका है, ये यहाँ पे अब नेस्ट की बात की जाती है गूगल का है और live.ai फ्लिपकार्ट का है। यहाँ पे गूगल है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, तो live.ai फ्लिपकार्ट का हो गया, नेस्ट असिस्टेंट जो है गूगल का हो गया, इको अमेजन और सिरी एप्पल का। तो 100 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज आपने FLT नंबर 8 जो है देख ली है। इसे ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुंचाना है आपको। थैंक यू।